स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यानी डीएनए की संरचना। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये है इसका पूरा नाम, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो एक्चुअली में जो ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक डीएनए है जिसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर हम बात करेंगे डीएनए की, क्योंकि हमने टॉपिक लिया है डीएनए। सबसे पहले जो डीएनए है उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानें, किस प्रकार से इसकी खोज हुई। तो एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक मीशर, 1869 में इन्होंने पस सेल्स के न्यूक्लियस में से डीएनए की खोज की। पस सेल्स क्या होती हैं? पस सेल्स कभी जैसे नॉर्मली कभी चोट लग जाती है और उसमें पस या मवाद बन जाता है, तो वही है पस सेल्स। उसके न्यूक्लियस में से डीएनए की खोज की इन्होंने, और उसी को उन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया। जो डीएनए खोजा उसका नाम दिया न्यूक्लिन। इसके बाद 1889 में एक दूसरे साइंटिस्ट थे आल्टमान, उन्होंने देखा कि ये जो डीएनए है ये एसिडिक नेचर का है, या एसिडिक या अम्लीय प्रवृत्ति का है। तो उसके आधार पर इन्होंने उसका नाम जो है न्यूक्लिक एसिड दिया, न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। इसके बाद जो मेन पॉइंट है कि 1953 में दो साइंटिस्ट थे, एक जेडी वाटसन और दूसरे HFC क्रिक। इन्होंने डीएनए का एक डबल हेलिकल मॉडल प्रस्तुत किया, और इस काम में उनके साथ दो और साइंटिस्ट ने भी सहयोग दिया। उन साइंटिस्ट का नाम था, एक थे विल्किंस और दूसरे थे फ्रैंकलिन। इन्होंने भी डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में जो भी उन्होंने प्रस्तुत किया, उसको बनाया, उसमें इनकी पूरी सहायता की। और इस कार्य के लिए उन्हें 1962 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। कि इसकी हिस्ट्री थी, ये एक नंबर का क्वेश्चन भी आता है कि डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल का को किसने प्रस्तुत किया? तो जेडी वाटसन एंड HFC क्रिक, मेन हम यही लिखते हैं। इसके बाद अब ये जानते हैं कि ये डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम सभी को पता है कि हमारी बॉडी या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सबकी बॉडी सेल्स से मिलकर के बनी होती है, और उन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है या केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के अंदर ही ये डीएनए क्रोमेटिन जाल के रूप में या क्रोमेटिन नेटवर्क के रूप में पाए जाते हैं, और कुछ कम मात्रा में जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं या कोशिकांग जो होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है या क्लोरोप्लास्ट है, इनमें भी बहुत कम मात्रा में ये पाए जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क के रूप में। तो ये था, ये कहाँ पाए जाते हैं। अब हम इसके बाद अगला देखते हैं कि कंपोजिशन ऑफ डीएनए, डीएनए के घटक क्या क्या हैं, किस प्रकार से जो है ये डीएनए किन किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। तो डीएनए के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, और वो 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं आप इन्हें ध्यान से समझिए। एक होते हैं नाइट्रोजनस बेस, दूसरे होते हैं पेंटोज शुगर, और तीसरे होते हैं फॉस्फोरिक एसिड।
तीन चीज़ों से मिलकर के ये है नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड, इन तीन से मिलकर के डीएनए का निर्माण होता है। अब इसमें ये देखेंगे जब नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर जब मिलते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनते हैं, और जब न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोरिक एसिड के साथ मिलते हैं तो न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। यानी कि न्यूक्लियोटाइड में तीनों चीज़ें होगी, जैसे नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड, या हम ये बोल सकते हैं न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। यदि हम जो है न्यूक्लियोटाइड को इस प्रकार से दिखाएं, जैसे मान लो ये मैंने दिखा दिए न्यूक्लियोटाइड एक 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 करके बॉक्स में, और इनको आपस में जोड़ दिया तो बहुत सारे हजारों की संख्या में इस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं और एक चेन का निर्माण करते हैं। उसी चेन को हम डीएनए कहते हैं। तो डीएनए का निर्माण किससे होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के मिलने से डीएनए का निर्माण होता है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में क्या होते हैं? सभी चीजें, नाइट्रोजनस बेस भी होते हैं, पेंटोज शुगर भी और फॉस्फोरिक एसिड भी। तो इन सब से मिलकर के न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल जाते हैं हजारों की संख्या में, वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक चेन बनाते हैं और वही क्या होते हैं, उसी से डीएनए का निर्माण होता है। अब इसके बाद सबसे पहले हम इसमें समझते हैं कि ये नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं। नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं? तो इसमें आप देख रहे हैं नाइट्रोजनस बेस हैं। नाइट्रोजनस बेस दो प्रकार के होते हैं, एक प्यूरीन्स और दूसरे पिरिमिडीन्स। प्यूरीन में दो होते हैं, एडेनिन, दो बेस है इसमें, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, ग्वानिन को हम जी से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह से पिरामिडीन, ये भी दो प्रकार के होते हैं, थाइमिन, इसको हम टी से प्रदर्शित करेंगे, साइटोसिन, इसको सी से प्रदर्शित करेंगे। तो पिरामिडीन में एक और बेस पाया जाता है जिसको यूरेसिल कहा जाता है, यू, और ये यूरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाता है, ये यूरेसिल जो है आरएनए में पाया जाता है और थाइमिन के स्थान पर ये पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, हमेशा जो प्यूरिन्स होते हैं ये पिरिमिडीन के साथ जुड़ते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो डीएनए है, डीएनए में एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये चार बेस पाए जाते हैं, चार नाइट्रोजन बेस ये पाए जाएंगे। और आरएनए में क्या होंगे, एडेनिन, इसके साथ एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये चार बेस पाए जाएंगे। अब इसके बाद हम ये समझते हैं कि केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यानी कि जो डीएनए है इसकी रासायनिक संरचना या आणविक संरचना किस प्रकार की इसकी होती है। यहाँ पर हम देखेंगे, ये बीच में मैंने लिखे हैं, ये सभी नाइट्रोजनस बेस बनाए हैं। जैसे एडेनिन, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ता है, थाइमिन हमेशा एडेनिन के साथ जुड़ता है, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ जुड़ता है, या ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ता है। एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, इस प्रकार से जो है ये नाइट्रोजन बेस आपस में जुड़ते हैं। और हमेशा प्यूरीन पिरिमिडीन के साथ जुड़ता है या पिरिमिडीन प्यूरीन के साथ जुड़ता है। तो इस प्रकार से ये जुड़ गए, और जब ये जुड़ते हैं तो ये हमेशा जो एडेनिन और थाइमिन है ये हमेशा हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं। एडेनिन और थाइमिन हमेशा हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे, और साइटोसिन और ग्वानिन ये हमेशा हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड से आपस में जुड़ते हैं। तो इस प्रकार से ये जो बीच वाला हमने बना दिया नाइट्रोजनी बेस हो गए।
अब इसमें क्या है, ये वाले जो पोर्शन दिखा के हैं ये पेंटोज शुगर, ये क्या है सारे पेंटोज शुगर, एक चेन में इधर है एक चेन में इधर है, ये है पेंटोज शुगर। तो पेंटोज शुगर देखो इसमें नाइट्रोजनी बेस ये बीच में आ गए, पेंटोज शुगर ये आ गए, और इनमें फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ये यहाँ पी दिखाया हुआ है, ये आपस में इनमें जुड़ जाते हैं, शुगर के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये तीनों जब मिलते हैं, देखो ये हो गया नाइट्रोजनी बेस, ये हो गया शुगर पेंटोज शुगर, ये हो गया फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट, और ये तीनों मिलाकर के बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड, ये तीनों मिलाकर के न्यूक्लियोटाइड। इतना पोर्शन ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन है ये, और ये बना देगा मिला, इसमें ये नाइट्रोजनी बेस हो गया, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट, ये तीनों मिलेंगे तो न्यूक्लियोटाइड। इस प्रकार से क्या है, न्यूक्लियोटाइड ये बन जाते हैं। तो अब जो ये डीएनए की जो चेन होती है ये एंटी पैरेलल होती है, और इसमें दो डायरेक्शन होती है। एक डायरेक्शन का नाम देते हैं 5 डैश, और दूसरी डायरेक्शन का नाम देते हैं 3 डैश। इसकी ठीक उल्टे जो है दूसरी चेन होती है इसकी ये वाली साइड 3 डैश और नीचे वाली साइड 5 डैश। इस प्रकार से ये क्या है, इसकी दो डायरेक्शन है। तो इस प्रकार से क्या है, ये डीएनए की एक रासायनिक संरचना है, जिसमें कि दिख रहा है यहाँ पर कि डीएनए जो है किस किस चीज़ से बना है, नाइट्रोजनी बेस, और उसके अलावा उसमें पेंटोज शुगर और फॉस्फेट तीनों से मिलकर के बना, यानी कि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के ये चेन बनी हुई है। तो इसके बाद थोड़ा सा इसकी संरचना को समझ लेते हैं। देखो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना पहले बता दिया है कि इसको वाटसन और क्रिक ने जो है इस मॉडल को प्रस्तुत किया था। तो उन्होंने क्या बताया, सबसे पहले उन्होंने देखा कि जो डीएनए है दो चक्राकार संरचना है या द्विकुंडलित संरचना है। इसको क्या बोलते हैं, एक हेलिक्सीय है एक हेलिक्सीय है, क्योंकि इसमें दो हेलिक्स थे इसलिए इसको जो है डबल हेलिकल मॉडल कहा गया। ये जो डबल हेलिकल मॉडल है या डीएनए है, डीएनए क्या है, एक सीढ़ीदार संरचना होती है। इसमें देख रहे होंगे आप सीढ़ी के जैसे डंडों की एक संरचना है, और इन सीढ़ी जैसे संरचनाओं को क्या कहते हैं, बेस जोड़े। क्या है ये, बेस जोड़े कहलाते हैं। तो इसकी संरचना की यदि हम बात करें तो सबसे पहले इसमें बीच में एक मुख्य अक्ष पाया जाता है, मेन एक्सिस इसमें पाई जाती है, जिसके चारों तरफ से डीएनए क्या है, एक कुंडलित संरचना में होता है। उसके बाद यदि हम बात करें कि डीएनए का जो व्यास या डायमीटर जो होता है वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम। डीएनए का डायमीटर कितना होगा, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। यहां पर डीएनए के एक मोड़ या एक चक्कर, इसको क्या कहेंगे, यहां से शुरू होगा इधर घूम करके यहीं पर खत्म होगा, तो एक मोड़ या एक चक्कर इसको कहेंगे। तो डीएनए के एक मोड़ या एक चक्कर की जो लंबाई होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है, और इस एक मोड़ में या एक चक्कर में जो बेस जोड़े होते हैं उनकी संख्या जो है 10 होती है। 10 बेस जोड़े होते हैं इसमें, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक। तो एक मोड़ में 10 बेस जोड़े होते हैं जिनकी लंबाई कितना होती है, 34 एंगस्ट्रॉम है। दो बेस जोड़ों की बीच की दूरी, एक ये है एक ये है, इनके बीच की जो दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और ये बता दिया था कि इसके दो सिरे होते हैं, ये वाला इसका क्या है 5 डैश, और ये सिरा हो जाएगा 3 डैश, ये हो जाएगा इसका 3 डैश, ये हो जाएगा
5 डैश, इसके क्या होते हैं, 2 डायरेक्शन होते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, ये डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। और यदि हम बात करें डीएनए के कार्यों की, तो डीएनए जो हमारी सेल है उसके अंदर पाए जाने वाला ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है। तो ये क्या है, आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करता है। और साथ में जो डीएनए है ये आरएनए का संश्लेषण भी करता है, जो कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। और जो डीएनए है ये अपने नियंत्रण में आरएनए के प्रोटीन संश्लेषण का कार्य भी करता है, या डीएनए के नियंत्रण में ही जो आरएनए होता है वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।